एक समय की बात है। एक घर में लीला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत के पति का देहांत कुछ सालों पहले ही हुआ था। लीला देवी के 3 बेटे और बहू थे। सबसे बड़े बेटे का नाम हरीश, उससे छोटे बेटे का नाम रवि और सबसे छोटे बेटे का नाम आकाश था। हरीश की बीवी हेमलता पूरा दिन बस घर के कामों में और अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। रवि की बीवी राधा बड़ी ही घुमक्कड़ और फैशनेबल औरत थी और कभी घर में टिकती ही नहीं थी। सबसे छोटे बेटे आकाश की बीवी हर वक्त लैपटॉप पर लगी रहती थी। एक दिन लीला देवी सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाती हैं। आ गए तुम सब, पर ये राधा और आरती कहाँ हैं? माँ जी, वो राधा तो पार्क गई है और आरती देर रात तक काम कर रही थी इसलिए सो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ इन दोनों का। अरे कम से कम पूजा के वक्त तो सारा परिवार इकट्ठा हो ही सकता है, पर नहीं, एक को घूमने का बहाना चाहिए तो एक काम का बहाना बनाकर सुबह देर तक सोती रहती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैं ऐसी बहुएं घर में ले आई। माँ जी, आप सुबह सुबह अपना मन खराब मत करो, हम सब तो है ना। चलो हम पूजा शुरू करते हैं। सब लोग पूजा करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तीनों बेटे अपने काम पर चले जाते हैं और हेमलता रसोई में खाना बनाने लगती है। लीला देवी आंगन में बैठी पान खा रही होती है। थोड़ी देर बाद राधा पार्क से वापस आती है। अरे भाभी, मेरे लिए फटाफट 1 गिलास नींबू पानी बना दो। ओहो हो, महारानी आ गई तुम। एक तो पूजा के वक्त गायब हो जाती है और ऊपर से आकर उस बेचारी पर हुक्म चला रही है। क्या है माँ जी, सुबह सुबह मुझे सुनाना शुरू मत कर दो आप। राधा के जाने के बाद वहाँ आरती आंखें मलती हुई आती है। हाय भाभी, जरा 1 कप अदरक वाली चाय तो बना दो। अभी एक महारानी गई नहीं कि दूसरी आ गई हुक्म बजाने। अपना अपना काम खुद किया करो, समझी? वो कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अरे माँ जी, कोई नहीं, बस 5 मिनट का ही तो काम है। आप कितनी अच्छी हो भाभी। और एक ये है जो हर वक्त बस हमें सुनाने का मौका ढूंढती रहती है। अरे माँ जी, आप चिंता न करेंगे, सब सीख जाएंगी। अभी बचपना है बस, और कुछ नहीं। राधा और आरती का हमेशा वही रवैया रहता था। वो हेमलता के सीधेपन का हमेशा फायदा उठाती और उसी से सारा काम करवाती थी। एक दिन जब घर पर तीनों बेटों में से कोई नहीं होता, तब लीला देवी की तबीयत बड़ी खराब हो जाती है। कोई बचाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई जल्दी आओ। लीला देवी की आवाज सुनकर राधा बाहर आकर देखती है और फिर वापस जाकर अपनी देवरानी आरती से बोलती है। अरे ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है, जरा देखो तो। मुझे थोड़ी बुला रही हो जो मैं जाऊँ? ऐसे तो वो मेरा भी नाम नहीं ले रही है, तो मैं भी क्यों जाऊँ? अरे छोड़ो ना, हम अपनी मूवी देखते हैं। इनका तो काम ही है हर वक्त हमें परेशान करना। ये तो चाहती ही नहीं कि हम 2 मिनट भी आराम कर ले। लीला देवी जमीन पर गिर जाती है। अब तो उनकी आवाज भी निकलनी बंद हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी बहू नीचे नहीं आती। काफी देर बाद जब हेमलता बाजार से सब्जी लेकर घर आती है तो अपनी सास को जमीन पर पड़ा देख उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, अरे कोई जल्दी आओ, अरे कोई है, जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया, अरे कोई तो आओ। हेमलता की आवाज सुनकर जल्दी से राधा और आरती नीचे आती हैं। अरे इन्हें क्या हो गया? मैंने तुम दोनों को बोला था ना कि माँ जी का ध्यान रखना, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओहो हो, खुद तो आप बाजार चली गई थी घूमने और अब हम पर चिल्ला रही हो। मैं घूमने नहीं गई थी, मैं बाजार से जरूरी सामान लेने गई थी। अब जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी से डॉक्टर आता है, पर लीला देवी के पास वक्त नहीं होता। वो जाते जाते अपने गहने और घर के कागज हेमलता को दे जाती है। हेमलता बहुत रोती है, पर राधा और आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लीला देवी के मरने पर हेमलता बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, पर राधा और आरती को तो बड़ी ही खुशी हो रही होती है। उनके पति भी उनसे इतना डरते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कह पाते। एक रात राधा पानी पीकर अपने कमरे में वापस जा रही होती है तो देखती है कि आंगन में कुर्सी पर बैठकर कोई पान खा रहा है। इस कुर्सी पर तो वो बुढ़िया बैठती थी, तो फिर इस वक्त यहाँ ये कौन हो सकता है? कहीं उनका भूत तो नहीं? सही कहा तुमने बहू, मैं ही हूँ तेरी सास। अब मैं आ गई हूँ वापस तुमको सबक सिखाने। अगली सुबह हमेशा की तरह राधा पार्क चली जाती है और आरती मजे से सो रही होती है और बेचारी हेमलता रसोई में काम कर रही होती है। हेमलता की तबीयत उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो थोड़ी देर कमरे में जाती है कि तभी वो चुड़ैल वहाँ। यहाँ तो सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बेचारी मेरी बहू कैसे करेगी इतना काम, मैं अभी सब कर देती हूँ। चुड़ैल एक चुटकी बजाकर सारा खाना बना देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। जब वहाँ हेमलता वापस आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि ये सब राधा और आरती ने किया है, पर राधा और आरती तो उसके खिलाफ साजिश कर रही होती है। राधा चुपके से हेमलता के कमरे में जाकर अपनी सास के दिए गहने को चुराने की कोशिश करती है, पर उसकी सास जो चुड़ैल बन चुकी होती है वो उसके पीछे खड़ी होती है। इन दोनों की नजर बस मेरे गहनों और मेरी प्रॉपर्टी पर है,
इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल पीछे से राधा के बाल पकड़कर उसे गोल गोल चारों तरफ घुमा देती है। अरे बचाओ बचाओ कोई मुझे। राधा चक्कर खाकर जमीन पर आ गिरती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो जल्दी से आरती के पास जाती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ पता नहीं किसने मेरे बाल पकड़कर मुझे घुमा डाला। वहाँ जरूर कोई भूत या चुड़ैल है। आप भी ना कितनी डरपोक हो। देखो मैं कैसे अभी गहने और कागज लेकर आती हूँ। इस बार आरती हेमलता के कमरे में जाती है और घर के कागज और गहने ढूंढने लगती है। अच्छा तो अब ये आ गई, इससे भी मैं जरा सबक सिखा ही दूं। आरती अपनी सास के बक्से को खोल ही रही होती है कि पीछे खड़ी उसकी सास उसके सर पर छत से ढेर सारी मिट्टी के साथ एक भारी ईंट भी गिरा देती है। अरे मर गई मैं, हाय रे कोई तो बचाओ रे। आरती वहाँ से भागकर राधा के पास जाती है और चुड़ैल वहीं खड़ी खड़ी खूब हंसती है। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मेरे गहनों और कागजों को, आई बड़ी महारानी। राधा और आरती आपस में एक दिन बात करने लगती हैं कि कैसे गहने और घर के कागजों को हेमलता से चुराया जाए। एक काम करते हैं, इस हेमलता को ही ठिकाने लगा देते हैं, तभी इस घर के कागज और गहने हमारे हाथ लगेंगे। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? आज रात को हम उसके खाने में जहर मिला देते हैं। नहीं ये ठीक नहीं है। हम सीढ़ियों पर तेल डाल देते हैं जिससे वो फिसलकर ऐसा गिरेगी कि बचने का कोई चांस ही नहीं। राधा और आरती पूरी सीढ़ियों पर तेल फैला देती हैं और चुड़ैल ये सब करते उन्हें देख लेती है। ये अब इन हरकतों पर आ गई, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को ही पीछे से धक्का दे देती है और दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ गिरती हैं। दोनों के सिर फट जाते हैं और सर से खून आने लगता है। दोनों बुरी तरह चीखती हैं और उनकी आवाज सुनकर हेमलता बाहर आंगन से अंदर आती है। हे भगवान ये क्या हो गया? वो दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांगता है। हेमलता अपनी सास के दिए सारे गहने बेचकर 20 लाख रुपए इकट्ठा करके हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। राधा और आरती ठीक होकर घर आ जाती हैं और उनके आने की खुशी में हेमलता घर में पूजा रखवाती है। पूजा के शुरू होते ही लीला देवी की कुर्सी जोर जोर से हिलने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान ये क्या हो रहा है? लगता है इस घर में कोई भूत चुड़ैल है। तुमने सही कहा, बिल्कुल इस घर में किसी का साया घूम रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्रों की ताकत से लीला देवी चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती हैं। कौन है तू जो इन बच्चों को परेशान कर रही है? मैं इनकी सास हूँ लीला देवी। ये राधा और आरती की वजह से मैं मर गई। मैं इन दोनों को सबक सिखाने और अपनी बड़ी बहू की मदद करने के लिए वापस आई हूँ। नहीं हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम दोनों। बताओ सीढ़ियों पर तेल किसने और क्यों गिराया था? बताओ कि तुम मेरे गहने और घर के कागज चुराने हेमलता के कमरे में नहीं जाती थी। बताओ कि तुमने मुझे मरने को छोड़ दिया और मुझे बचाने नहीं आई थी। नहीं पंडित जी ये सब झूठ है। चुड़ैल दोनों के बाल पकड़ लेती है। बता सच वरना तुम दोनों को ऐसे ही घुमाती रहूंगी। बताते हैं। राधा और आरती सारी बात सच बताते हैं। हमें माफ कर दो, अब हम सुधर गए हैं। जब कल हेमलता भाभी ने सारे गहने बेचकर 20 लाख रुपए जमा करवाए थे तभी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे तुम दोनों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। माँ जी आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? ये दोनों सच में बदल गई हैं। आप इन्हें छोड़ दो। हेमलता के काफी मिन्नत करने पर लीला देवी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। राधा और आरती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सुधर जाती है। उसके बाद वो तीनों बिल्कुल बहनों जैसी रहती हैं और हर काम मिलकर करती हैं। रुद्रपुर गांव में शहर के बिल्डर सज्जन सिंह का पोता निरीक्षण के लिए आता है। मुंशी जी यहाँ पर एक बड़ा सा मॉल बनवाया जाएगा और यहाँ 10 माले की बिल्डिंग। ठीक है, आप कहते हैं तो कल से ही काम शुरू करवा देते हैं, लेकिन एक बार इस बारे में मालिक से भी बात कर लेना चाहिए आपको। जब से दादाजी बीमार हुए हैं तब से मैं ही तो उनका काम देख रहा हूँ। अब उनसे क्या पूछना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्हें किसी चीज के लिए कहना भी सही नहीं। जैसा आपको ठीक लगे। रोहित उस गांव में पहुंचा था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। उस गांव के बारे में लोगों का ये कहना था कि वहाँ भूत चुड़ैल का साया है, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। वैसे मुंशी जी इस गांव के बारे में मैंने बहुत कहानी सुनी है। कोई कहता है यहाँ भूत प्रेत का साया है, तो कोई कहता है यहाँ आने से लोगों की जान चली जाती है।
और ये कंकाल, ये सब थोड़ा अजीब नहीं है? इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको, इस बारे में मालिक से बात करनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं इन सब पर ध्यान ना देते हुए अपने काम पर ध्यान देता हूँ और कल से यहाँ काम शुरू हो जाना चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। मैंने कहा था ना, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं। अरे मुंशी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेड़ सूखा है और इसका तना देखिए, वो पूरी तरह से सड़ चुका है। आप इन सभी बातों के बारे में ज्यादा ही सोच बैठे हैं। तो आपको लगता है ये हमारे साथ कोई भूत प्रेत का साया कर रहा है? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? जैसा आप कहें, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो गांव काफी वीरान था, जहां रोहित बिल्डिंग और ऐसी कई चीज बनाने वाला था जो शहर से जुड़ती। अब अगले ही दिन से उस वीराने से गांव में काम शुरू किया जाता है। रोहित को भी ऐसा लगता है कि जब तक काम चलेगा उसे वहां रहना होगा, और वहां काम शुरू कर दिया जाता है और रोहित आसपास ही घूम रहा होता है। तभी एक रोज देर शाम रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तभी उसे लगता है कि उसके बगल में जो टूटा सा मिट्टी का घर है, वहां से कोई गुजरा है। मुझे ऐसा क्यों लगा यहाँ से कोई गया है? वहाँ कोई है क्या? घर से फोन आया है, हमें घर जल्दी पहुँचना होगा। मालिक की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया है। क्या दादाजी की तबीयत खराब है? हाँ हाँ, मैं अभी चलता हूँ। आप बाकी का काम निपटा कर सीधे अस्पताल पहुँचना। रोहित तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां बिस्तर पर काफी सालों से पड़े सज्जन सिंह बीमार थे। उन्हें लकवा मार चुका था और बीच बीच में उनकी तबीयत भी खराब हो जाया करती। लेकिन इस बार सज्जन सिंह की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। दादाजी, आप ठीक तो है ना? मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच गया। आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? मैंने कुछ आज महसूस किया। मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है अब मेरा समय आ चुका है। आप दवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। इतना क्यों सोचते हैं? रोहित अब घर आ जाता है। अगले ही दिन सज्जन सिंह को भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जिस दिन से रोहित रुद्रपुर गांव में गया था, तब से उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। रोहित अब थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन एक रोज रोहित को पता चलता है कि उसकी पत्नी और 5 साल की बेटी की मौत हो गई है। सुबह जब रोहित उठता है तो वो अपनी पत्नी और बेटी के सर पर बाल न देखकर हैरान था। दोनों की सांस भी रुक चुकी थी। ये देखकर रोहित चिल्ला उठता है, मुंशी जी, दादाजी, पिताजी, माँ, कहाँ हैं आप लोग? देखिए देखिए, ये क्या हो गया? अपर्णा के साथ और मेरी बेटी दिव्या। दिव्या को किसने मारा? ये सब क्या है? उनके सर पर बाल नहीं और उन्हें बेरहमी से किसने मारा? वो तो मेरे बगल में सोए थे। मुंशी जब ये देखता है तो वो हैरान रह जाता है। मुंशी काफी बूढ़ा था। वो रोहित के दादाजी के समय से ही काम कर रहा था। मुंशी को अब रुद्रपुर गांव जाने पर शक होता है, लेकिन वो रोहित को रोकता भी है। इस बात को 1 सप्ताह बीत जाता है और रोहित फिर से काम पर लौट जाता है। मुझे आपको कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब से हमने यहाँ इस गांव में काम शुरू किया है, तब से घर में अनहोनी हो रही है। कभी मालिक की तबीयत खराब होती है तो कभी आपकी, और पिछले सप्ताह जो कुछ भी हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं। मुंशी जी, आपको पता है ना, मैंने लंदन से पढ़ाई की है। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता। और जो कुछ अपर्णा और मेरी बेटी के साथ हुआ है, उसकी पुलिस जांच कर रही है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि ये काम हमें किसी और को सौंप देना चाहिए। हमारे पास अभी कई और प्रोजेक्ट हैं जिस पर हमें काम करना है। बस हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह काम देखते हैं। रोहित मुंशी की एक भी बात नहीं सुनता। वो अपनी पत्नी और बेटी के जाने के गम से अभी उभर भी नहीं पाया था, लेकिन वो अपने काम पर पूरा फोकस जमाए हुए था। अब एक रोज देर रात तक रोहित घर नहीं जाता। उसका घर पर मन ही नहीं लग रहा था। रात के 8 बज रहे हैं, हमें चलना चाहिए। आप जा सकते हैं मुंशी जी, मैं कुछ देर बाद आऊंगा। यहाँ काम करने वाले सभी मजदूर जा चुके हैं। मुझे भी अपने रिश्तेदार की शादी में जाना है, तो मैं थोड़ी देर और नहीं रुक सकता। तभी तो कह रहा हूँ मुंशी जी, आप जाइए, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा। मुंशी रोहित की बात सुनकर वहां से घर के लिए निकल जाता है।
रोहित वहां बैठा अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने से दौड़ता हुआ जाता है। उसके पीछे उसकी माँ और एक आदमी था। ये दृश्य देखकर रोहित हैरान था, क्योंकि आसपास कोई घर गांव नहीं था और ये गांव जहां रोहित बिल्डिंग बनवा रहा था वो बिल्कुल वीराना था। अब रोहित उनके पीछे जाता है तो वो उन्हें कहीं नजर नहीं आते। रोहित जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उनके सर पर बाल नहीं था, आंखें लाल थी, चेहरा एकदम भद्दा। तू आ गया, हमें तेरा ही इंतजार था। अब तू यहाँ तक हमारे कातिल को लेकर आएगा। कातिल? और मैं? भला मुझे क्या पता आप लोगों के साथ क्या हुआ। तू सज्जन सिंह का पोता है ना, जिसने इस गांव को तबाह कर दिया, इस गांव के लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर अपनी जान प्यारी है तो अपने दादा सज्जन सिंह को तुझे यहाँ तक लाना होगा, वरना जिस तरह से हमने तेरी पत्नी और बेटी को जान से मार दिया, उसी तरह हम तुझे भी मार देंगे। लेकिन मेरे दादाजी ने ऐसा क्या किया जो आप लोगों ने मेरी पत्नी और बेटी की जान ले ली? और आपको मेरे दादाजी क्यों चाहिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले दिन से जब मैं यहाँ आया तब से मेरे साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो ही रही है। सज्जन सिंह वो आदमी है जिसने रुद्रपुर गांव के लोगों को मिट्टी में मिला दिया, उनकी जान ले ली। हम उनके सामने हाथ फैलाकर उनसे अपनी जान की भीख मांगते रहे, लेकिन नहीं, वो नहीं माने। हमारे सर के गंजेपन को देख रहे हो ना तुम? ये सारा किया धरा तुम्हारे दादाजी सज्जन सिंह का है। तुम्हारे जो पास में फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से आने वाली जहरीली गैस की वजह से पूरा गांव बीमार हो गया। बीमारी के साथ गांव के बच्चे बूढ़े सभी के बाल झड़ने लगे। तुम्हारी जान तो बस हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें सज्जन सिंह के बारे में पता चल पाया है। सालों बाद इस गांव में जब तुमने कदम रखा तो हमारे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, जिसे देखकर हमारी उम्मीद जागी। रोहित अपने दादाजी को रुद्रपुर गांव बुलाता है और रुद्रपुर गांव में सज्जन सिंह को उनका मुंशी लेकर आता है। वो जब गांव को देखता है तो उसे सारी चीज याद आने लगती है। दादाजी, आपने सालों पहले इन गांव वालों के साथ जो कुछ भी किया है, ये आज भी बदले की आग में जल रहे हैं। इन्हें मुक्ति नहीं मिली है। मेरा आपको यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप इनसे माफी मांगें। सज्जन सिंह जैसे ही हाथ जोड़ने ही वाला होता है, तभी एक चुड़ैल सज्जन सिंह को अपनी शक्तियों से दूर गिरा फेंकती है। कुछ देर बाद एक और शक्ति सज्जन सिंह की तरफ बढ़ती है और उसकी वही मौत हो जाती है। मुझे इसी दिन का डर था और आज ये डर सच में तब्दील हो चुका है। तभी तो मैं आपको समझा रहा था, यहाँ आना किसी खतरे से कम नहीं। मुझे यहाँ मेरी नियति लेकर आई और जो कुछ दादाजी ने किया वो गलत था, इसलिए मुझे दादाजी को इस जगह बुलाना पड़ा। सज्जन सिंह की मौत के बाद रुद्रपुर गांव में मरे गांव के लोगों को मुक्ति मिल जाती है और रोहित उस गांव में अपना काम पूजा पाठ करवाने के बाद शुरू करता है और पूरा भी करता है।